या फिर हम सिंपल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो हमने सिंपल पेंडुलम का एक कंसेप्ट हम लोग स्कूल लेवल पे देखेंगे। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट का मैं आपको थ्योरी, उसका मेन एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम, उसी सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हमने टाइम पीरियड मेजर करना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर हमने उस पेंडुलम को एक पोजीशन से रिलीज किया, यहां से वो यहां तक जाएगा, वापस रिटर्न आएगा यहां तक, तब उसका मतलब ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अगर हमने हमारे ग्रुप के साथ इसी पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब सिंपल पेंडुलम के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं नॉर्मली, T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इस फॉर्मूला के बेस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई नीट एग्जामिनेशन में। इसी फॉर्मूला से आपको जी का कैलकुलेशन करना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का। अगर हमने लेंथ मतलब जिस थ्रेड से उस पेंडुलम को हमने हैंग किया है, नॉर्मली अगर हम सेकंड्स पेंडुलम यूज करेंगे तो उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। सो एल की वैल्यू जो हमें पता है, सेकेंड जी को हमें फाइंड आउट करना है, टी कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, जिसको हम इजीली स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हमने क्या करना है, कंटिन्यू हमारे ग्रुप के साथ हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक बंदा जो अपने साथ स्टॉप वॉच लेके खड़ा होगा और दूसरा जिस मोमेंट पे उसको रिलीज करेगा। जिस मोमेंट पे रिलीज किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट की, हमने देखा 1 मिनट के अंदर उसने कितना ऑसिलेशन किया। हमने कंटिन्यू देखा कि अगर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम होगा, इस पोजीशन से हमने उसको रिलीज किया, इस वाली पोजीशन तक वो जाएगा, वापस रिटर्न आएगा, वापस वो वहां तक जाएगा, वापस रिटर्न आएगा। हमने 1 मिनट के अंदर उसका मेजरमेंट लिया। अब एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का आपका मेजरमेंट T1 की वैल्यू आई फॉर एग्जांपल 7 सेकेंड। अब सेम एक्सपेरिमेंट हमने अगेन रिपीट किया। हमने देखा कि सेकेंड स्टूडेंट ने जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, मतलब एक पर्सन जो अपने हाथ में वो पेंडुलम लेके खड़ा होगा जिसको रिलीज करना है, और सेकेंड जिसको स्टॉप वॉच क्लिक करनी है कि तुरंत ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाए। अब हमने ग्रुप में 5-6 बंदों ने एक साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। हमने एक चीज नोटिस की, एवरी टाइम किसी ना किसी के मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर मिलेगी हमें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पेंडुलम को रिलीज किया और हमने स्टॉप वॉच को क्लिक ही नहीं किया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद हमने क्लिक किया। या फिर हमने देखा कि उसको रिलीज किया और हमने देखा कि स्टॉप वॉच हम स्टार्ट करना भूल गए, या फिर जिस मोमेंट पर रिलीज करना चाहते थे उस मोमेंट के पहले ही हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। तो ये सारे एरर्स हमें मिलेगी। तो हमने देखा कि T1, T2, T3, T4, T5 ये सारी वैल्यूज हमने मेजर की। अब इस पांचों टाइम पीरियड से कौन सा टाइम पीरियड हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा मेजरमेंट हम यूज करेंगे, T1 करेक्ट होगा या T3 या T5 या T4 या T2, कौन सा टाइम पीरियड हमारे पास करेक्ट होगा। कौन से बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया जो एक्सपेरिमेंट हमने मान लिया कि ये करेक्ट वैल्यू होगी। या फिर हम करेंगे जितने भी मेजरमेंट लिए हमने, जितनी भी बार हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, T1 प्लस T2 प्लस T3, अगर हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, उस सारे मेजरमेंट को अगर हमने n से डिवाइड किया, तब हमें मिलेगी T एवरेज वैल्यू। अगर आपके ग्रुप में 5 बंदों ने ये एक साथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, पांचों ने अलग अलग टाइम पीरियड लेके आए, T1, T2, T3, T4, T5, पांचों बंदों के एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो रीडिंग मिले, सारे रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। सॉरी। सो हमने क्या किया, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उस सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने उस सारे रीडिंग का एवरेज ले लिया। अब हमने यहां से जो एक वैल्यू मिली T एवरेज,
अब आपको सिलेक्ट करना है T1, T2, T3, T4, T5 इस पांचों वैल्यू से कौन सी वैल्यू हमारे पास प्रॉपर होगी हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर एक और वैल्यू ऐड करेंगे टी एवरेज। अब आपके पास ये 6 वैल्यू होगी, इस 6 वैल्यू से हमारे पास कौन सी वैल्यू सबसे अप्रोप्रिएट होगी? T1 को मोर अप्रोप्रिएट मानेंगे, T3 को या T4 को या फिर टी एवरेज को। सो अगर हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया n टाइम्स, सारे एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ली, जिसका एवरेज निकाला हमने टी एवरेज, तो टी एवरेज इज मोर एक्यूरेट देन द इंडिविजुअल वैल्यूज। सो जो वैल्यूज हमने इंडिविजुअली फाइंड आउट की उससे भी सबसे ज्यादा हमें एक्यूरेट वैल्यू कौन सी मिलेगी? टी एवरेज। तब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि अगर हमें रैंडम एरर को मिनिमाइज करना होगा, अगर हमें हम कोई भी डिफेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना होगा? उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूअसली रिपीट करना होगा। ना हमें टेम्परेचर का कुछ डिफरेंस पता चला, ना प्रेशर का, ना एटमॉस्फेरिक कोई चेंजेस दिखे, या हमने किसी भी वजह से उस डिफेक्ट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाएंगे। हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, जिसकी हमने एवरेज वैल्यू ले ली, और उसी वैल्यू को हमने माना कि इस सारी इंडिविजुअल वैल्यू से ये वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी, मतलब हमारे मेन वैल्यू से सबसे नजदीकी वैल्यू ये होगी। तब हमने ये देखा कि ये टी एवरेज को हमने मान लिया हमारी ट्रू वैल्यू। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एरर को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, हमने उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहे, हमने रिपीट किया, हमने जितनी भी वैल्यूज मिली उस सारी वैल्यूज का एवरेज निकाल लिया, उसी एवरेज वैल्यू को हमने मान लिया कि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी, इसीलिए उसका नाम हमने रख दिया वहां पे ट्रू वैल्यू। अब हमें ये ट्रू वैल्यू मिल गई हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा, तब हमारी एरर क्या थी उस एक्सपेरिमेंट में? अगर हमें एरर फाइंड आउट करनी होगी, तब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब हमने एरर स्टार्ट किया तभी पड़ा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो इसी को हमने नाम दे दिया एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट वन हमने क्या फाइंड किया? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू फाइंड करने की सिंपल मेथड, जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग्स थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट किया हमने उस सब एक्सपेरिमेंट के रीडिंग की एवरेज वैल्यू, टी एवरेज। सेकेंड वन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? अगर हमें एरर उस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करनी होगी तो हमारे पास ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू को हमने इस तरह से, इस मेथड से निकाला। अगर ट्रू वैल्यू उस मेजर्ड वैल्यू से मैच नहीं होगी, बट ऑब्वियस नहीं होगी, तब हमने क्या देखा कि अगर हमें एरर फाइंड आउट करनी होगी तब हम करेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमने ये देखा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कितनी एरर मिली। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया डेल्टा T1 विच इज इक्वल टू टी एवरेज माइनस T1। हमने जो वैल्यू को ट्रू वैल्यू बना ली, उसी ट्रू वैल्यू से हमने मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया, तब हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में होने वाली एरर मिली डेल्टा T2। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने किया, उस एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर मिली हमें? तो टी एवरेज माइनस T2। जैसे हम चलते गए डेल्टा Tn तक, टी एवरेज माइनस Tn। अब टोटल एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जब G की वैल्यू फाइंड आउट की, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमें कितनी एरर मिली? थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमें एरर मिली डेल्टा टी एवरेज विच इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस अप टू डेल्टा Tn बाई n। तो ये हमारी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इतनी एरर मिली हमें। अब उस एरर को अगर हमें परसेंटेज एरर में फाइंड आउट करना होगा, अब परसेंटेज एरर का
में मीनिंग क्या होगा, अगर हमने किसी वैल्यू को मेजर की t इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस 6, इस मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होगा, इज इट पॉसिबल और नॉट। अगर हमने किसी वैल्यू को मेजर किया, 4 रखेंगे, अगर हमने किसी वैल्यू को मेजर किया, उस मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू मतलब हमारी जो सबसे नजदीकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू होगी 10, उसी मेजरमेंट में हमें एरर मिली प्लस और माइनस 4। सो ये डिवाइस हमारे लिए यूजफुल होगा या बेकार डिवाइस होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमने 10 मेजरमेंट मतलब हमने मेजरमेंट डिवाइस यूज किया, हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिया, जिस मेजरमेंट को हमने 10 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसी मेजरमेंट में प्लस और माइनस 4 की एरर, मतलब इस वैल्यू को हम मेजर करेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमारी वैल्यू 14 एंड 6 के बीच में होगी, या फिर ये वैल्यू 6 हो सकती है या फिर ये वैल्यू 14 भी हो सकती है। तो इतना डिफरेंस इस दोनों के बीच में, तो ये डिवाइस हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी। जिससे हम मेजर करेंगे 10, उसके अंदर हमारे पास एरर आएगी प्लस और माइनस 4। इट मीन्स ये इस डिवाइस से, जिस डिवाइस से हमने इस क्वांटिटी को मेजर किया, वो डिवाइस हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, ये बेकार डिवाइस होगा। अब इसी चीज को हम परसेंटेज एरर के अंदर देखेंगे। अगर हमने देखा कि हमारी मेजर्ड वैल्यू है 10, हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो 10, जिसके अंदर हमने देखा कि उसका एरर कितना होगा, तो प्लस और माइनस 4, मतलब हमें यहां से एरर 40% की हमें एरर मिलेगी। 40% विच इज नॉट करेक्ट और नॉट अप्रोप्रिएट डिवाइस टू मेजर दिस क्वांटिटी। अगर हम इस क्वांटिटी को मेजर करना चाहेंगे और अगर हमने इसी डिवाइस को यूज कर रहा है, तो इस डिवाइस में 40% की एरर मिलेगी, विच इज नॉट मेजरेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल कि हम इतने एरर वाली कोई डिवाइस यूज करें। अगर हमने किसी एक और डिवाइस से इसका मेजरमेंट किया 10 प्लस और माइनस 0.1, तो ये एक एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी हमारे पास, बिकॉज हमारे मेजरमेंट में हम 10 की एक वैल्यू मेजर करेंगे, उसके अंदर या तो ये 10.1 हो सकती है या तो ये 9.9। सो इसीलिए परसेंटेज एरर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो उसके अंदर प्लस और माइनस 5-10% तक की हम एरर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर एरर जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ये डिवाइस हमारा एक्यूरेट नहीं होगा। सो इसीलिए परसेंटेज एरर प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इसी मेथड से आगे मेजर करेंगे परसेंटेज एरर। अब यहां से डेल्टा टी एवरेज एंड टी एवरेज, इस दोनों में हमें इसी दोनों चीज को अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये होगा हमारा टी एवरेज, जो हमने मेजर करके ट्रू वैल्यू मान ली। अब उस पूरे एक्सपेरिमेंट में ऑन एन एवरेज हमारी कितनी एरर हो सकती है, ये डेल्टा टी एवरेज। सो अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना होगा, तो परसेंटेज एरर डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज एरर। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज एरर। सो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, वेट या हाइट मेजर करेंगे या फिर रेडियस मेजर करेंगे, उस मेजरमेंट के अंदर हमें ऑलवेज परसेंटेज एरर चेक करनी होगी। अगर वो परसेंटेज एरर 5-10% से भी अब चली जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि हमारी मेथोडोलॉजी, हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना एक्यूरेट नहीं होगा जिससे हम इस क्वांटिटी को मेजर करेंगे। सो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट और मेजर करने वाली क्वांटिटी, इस दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है किस मोमेंट में। सो परसेंटेज एरर विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल लेवल, कि हमें कोई भी डिवाइस अगर हम यूज करेंगे तो उसका एक परसेंटेज एरर होगा, उस परसेंटेज तक हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। सो ये बेसिक स्टेप्स किसी भी एरर को कैलकुलेट करने में, किसी भी रैंडम एरर को मिनिमाइज करने में। अगर हमारे पास रैंडम एरर होगी तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट का रिपीटेशन करेंगे,
जितने एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे उसी का अगर हमने एवरेज ले लिया तब हमें मिलेगी टी एवरेज। उसी टी एवरेज को हमने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट की वैल्यू के साथ कंपेयर किया तब हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एरर। उसी सारे एब्सोल्यूट एरर का अगर हमने एवरेज ले लिया तब हमें मिलेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद उसी एवरेज एब्सोल्यूट एरर को अगर हमने ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तब हमें मिलेगा परसेंटेज एरर। सो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इतने कंसेप्ट के ऊपर हमें एक आध क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जामिनेशन में। सो एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा, उसी के बेस पे हमने ऑलरेडी बोर्ड लेवल पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम, और हमने जी की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास एरर होगी तो हम एरर को कैसे ऐड कर सकते हैं, एरर का कॉम्बिनेशन। सो एरर को अगर हमें किसी दो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दो अलग अलग क्वांटिटी को मेजर किया, उसी क्वांटिटी को अगर हमें ऐड करना होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, तब हम कौन सी मेथड यूज करेंगे। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बट फर्स्ट एरर का इंट्रोडक्शन, एरर के टाइप्स और रैंडम एरर का रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम, इससे हमें पता चलेगा।